नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर और मिलवाते हैं मेहमान से भी। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं दे दें क्योंकि आज देव प्रबोधिनी एकादशी है और आज इसी पर खास चर्चा होगी। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी जुड़ेंगे चर्चा के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी बात करेंगे और मिलवाएंगे आपको एक नारी शक्ति से जो कि हमारी मेहमान है। तो दर्शकों नोट कर लीजिए हमारे नंबर्स जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे शो से। हमारा नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। तो दर्शकों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है, तो आइए नजर डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी है। 23 नवंबर 2023 तिथि है और दिन है गुरुवार। दर्शकों इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। आज ही के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ 23 नवंबर को देखते हैं इतिहास में। 1857 में कोलिन कैंपबेल की अगुवाई में अंग्रेज़ों ने लखनऊ को क्रांतिकारियों के कब्जे से मुक्त करवाया। वहीं 1926 में आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा जी का जन्म हुआ था। 1936 में फोटो पत्रकारिता में एक अलग पहचान रखने वाली पत्रिका लाइफ का पहला अंक प्रकाशित किया गया। और वहीं 1937 में देश के जाने माने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी का निधन हुआ था। ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है और कई बार जब हम विचार सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है विचार सेगमेंट में। जीवन में पहली सफलता के बाद रुकना नहीं चाहिए क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी। बिल्कुल सत्य वचन है, हमें मेहनत करनी चाहिए और करती रहनी चाहिए। अगर आप सफल हो भी गए हैं तो दूसरे प्रयास में भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। और आज का दिन बहुत ही खास है। आज 11 का दिन है, देव प्रबोधिनी एकादशी है और आज ही के दिन से कई सारे शुभ कार्य भी शुरू होते हैं और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है आज के दिन। आज यही हमारी विषय है चर्चा का और इसी के लिए हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें दर्शकों, आप बहुत ही प्रसिद्ध भारतवर्ष के वैदिक विद्वान हैं। साथ ही साथ आपको 25 वर्ष से भी अधिक महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कार्यक्रम की शुरुआत में जानना चाहेंगे महत्व, क्योंकि आज का दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। देव प्रबोधिनी एकादशी है आज, तो देव प्रबोधिनी एकादशी के महत्व के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। आज बहुत ही आनंद और उत्सव का दिन है। आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। यह अत्यंत महनीय है। एकादशी अपने आप में बहुत पूज्य है, श्रेष्ठ है, लेकिन आज भगवान योग निद्रा से जगे हैं। बिल्कुल। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते। भगवान जब जागरण करते हैं, नयनोन्मीलन करते हैं और जिसको सामने देख लेते हैं, जो तैयार रहता है, आज के दिन को देव दीपावली भी कहते हैं। अपने घर को सजाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, आनंद और प्रसन्नता के साथ पुरजन परिजनों के साथ हम उत्फुल्लता प्रकट करते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 4 मास से जो हमारी सृष्टि में उत्सव वैवाहिक कार्य रुके हुए थे, आज से प्रारंभ हो जाते हैं। कहते हैं बार बार लोग भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं पैजनिया चटकाओ देवा, उठो देवा, जागो देवा, कुआर के ब्याह कराओ देवा। भगवान से प्रार्थना करते हैं और आज भगवान जब उठते हैं तो पूरी सृष्टि उत्सवमय हो जाती है। और कुआर के इस मास में धीरे धीरे शीतलता बढ़ने लगती है और कार्तिक की रात थोड़ी थोड़ी सी राती ठंड आ जाती है। जो लोग गर्मी से बेचैन रहते हैं वे शांति और आनंद उत्सव का अनुभव करने लगते हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी ने बताया कि आज का दिन देवों की दीपावली भी मनाई जाती है। तो दर्शकों, आप भी अपने घर की साज सज्जा खूब अच्छे से करिए, और क्योंकि शाम को तुलसी विवाह भी होता है, जानेंगे डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी से इसके बारे में भी। सर, पहले ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक उत्सुक होंगे कि मुहूर्त की अगर बात करें तो क्या मुहूर्त होगा आज की शाम की पूजा का? जी, आज गोधूली वेला में जब सूर्यास्त होता है उस समय अत्यंत महनीय मुहूर्त होता है। तो हम शाम को 5:30 से 7:30 के बीच में यदि पूजन करते हैं तो वो बहुत ही शुभ होगा। आज के दिन माँ भगवती तुलसी की पूजा की जाती है, गन्ने का भोग लगाया जाता है, हलवा और खीर पूड़ी उन्हें अर्पित की जाती है, देव दीपावली होती है। आज के दिन की महिमा बड़ी अपूर्व है। प्रारंभ काल में जो वृंदा थी, उस वृंदा का विवाह जिस दैत्य से हुआ, उस दैत्य ने वृंदा के सतीत्व के प्रभाव से वो इतना प्रबल हो गया कि सारे देवताओं को हराने लगा। तब भगवान को लगा कि ये वृंदा तो हमारी भक्त थी और ये तप के कारण इस तरह से बलवान दैत्य देवताओं को बहुत कष्ट दे रहा है। भगवान जाते हैं जब निकट, और उसे लगता है कि मेरे सतीत्व पर ये कौन है जो एकांतिक प्रवेश कर गया। तब जैसे ही वे भगवान प्रवेश करते हैं, उधर दैत्य का सिर कट जाता है। वृंदा ने भगवान नारायण को शाप दिया कि आप मेरे एकांतिक क्षणों में आ गए, आप पत्थर के हो जाएं। भगवान देखते ही देखते शालिग्राम के होने लगे। लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की कि वृंदा ऐसा न करो, ये तो जगत पूज्य है, इन्हें शापित न करो। लेकिन वृंदा तो भगवान की अनन्य प्रिया थी, तुलसी जी के रूप में वो प्रतिष्ठित हुई। लक्ष्मी जी ने बड़ी प्रार्थना की, तब नारायण ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरी परम भक्ता है, मेरा तो भोग भी तब लगेगा जब मुझ पे तुलसी जी पधराई जाएंगी। और वृंदा जी तुलसी बन गई, और उस क्षण से तुलसी का भगवान विष्णु नारायण के साथ एक आत्यंतिक संबंध हुआ। और आज वह दिवस है जब देव उत्सव मनाने लगते हैं। तुलसी जी ने वृंदा के रूप में भगवान नारायण को धारण किया, और हम सब भी अपने भोजन में तुलसी जी पधरा कर उसे प्रसाद बना देते हैं। अपने गले में तुलसी की माला धारण कर भगवान को अर्पित हो जाते हैं कि प्रभु अब मेरा कुछ नहीं, मैं भी आपका हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, और तुलसी की महिमा बिल्कुल बहुत अपार है। वो कहते हैं घर में अगर तुलसी का पौधा हो तो वो घर में शांति और संपन्नता भरपूर रहती है। तुलसी की महिमा के बारे में और विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। और क्योंकि हम जानते हैं 11 में विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम 11 मनाते हैं, और क्या कुछ हमारे दर्शक कर सकते हैं इस पर्व पर? ये बहुत ही उत्सव और जागरण का काल है। तुलसी की महिमा अपूर्व है। घर पर तुलसी हो तो समस्त प्रकार के वास्तु दोषों का शमन हो जाता है। तुलसी जी की आराधना करनी चाहिए, रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, इनको सुंदर चुनरी ओढ़ानी चाहिए, वहाँ दीपदान करना चाहिए। ये कार्तिक मास है और अत्यंत पुनीत मास है। इस मास की महिमा में कहा गया है कि जो कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उन्हें नारायण मिलते हैं। और एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये जो 5 दिन हैं, इसे भीष्म पंचक कहा जाता है। अगर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर हम स्नान करें, तैलाभ्यंग करें और दीपदान करें तो निश्चय ही जीवन में नारायण से प्रीति होती है, भगवान का दर्शन होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें इन दिनों में स्वयं बहुत आनंद पूर्वक और उत्सव धर्मिता के साथ रहना चाहिए। कृतिका जी, महर्षि मेधा नाम के एक ऋषि थे जी। उन्होंने जब दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण उनका शरीर धरा में समाविष्ट हो गया, वहीं से धान उत्पन्न हुआ और इसीलिए एकादशी पर चावल नहीं खाते, धान का सेवन नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं। वैज्ञानिक कारण भी है क्योंकि एकादशी पर धान सर्वाधिक जल में होता है। अगर कोई जल का संयम करते हैं, उपवास करते हैं, तो ये
आने वाली पूर्णिमा और अमावस्या पर प्रतिकूल प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी दुनिया में 70 से अधिक प्रतिशत के लोग केवल अमावस्या पर विक्षिप्त और पागल हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि समुद्र तो जड़ है, लेकिन उसमें भी ज्वार भाटा आ जाता है। जब जड़ समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो मनुष्य तो कितना कोमल और चेतन प्राणी है, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारतीय ऋषियों ने, हमारे उस प्राचीन ज्ञान परंपरा ने एकादशी के महत्व को इस तरह स्थापित किया कि अगर हम संयमन करते हैं, त्याग करते हैं, तो उसका अपूर्व लाभ होगा। कृतिका जी, दान करना चाहिए। बिल्कुल। आज के दिन जो दान करते हैं, औषधि दान करने वालों के शरीर में कभी रोग नहीं होता। वस्त्र दान करने वालों को कभी वस्त्र का अभाव नहीं होता। विद्या दान करने वाले को कभी ज्ञान का अभाव नहीं होता। धन दान करने वाले को कभी धन का अभाव नहीं होता। जो स्नान करते हैं, जप करते हैं, वो भगवान की निकटता प्राप्त करते हैं। ये आंतरिक शोधन का विज्ञान है, क्योंकि दो तरह का जीवन है, श्रेय का जीवन और प्रेय का जीवन। जो लोग प्रेय का जीवन जीते हैं वो भोग की ओर उन्मुख होते हैं, लेकिन जो श्रेय का जीवन जीते हैं, जो भारत का आदर्श है, वे उन्नत ललाट हो जाते हैं, वे प्रसन्नात्मा होते हैं, वे जितेंद्रिय होते हैं। और देव दीपावली इसका प्रारंभिक सोपान है। जो लोग आज के दिन संकल्प लेते हैं, निश्चय ही सिद्धि होती है, क्योंकि यह देव दीपावली है। और उत्सव धर्मिता अपने जीवन में भी और जगत के जीवन में भी प्रसन्नता, आनंद, उत्फुल्लता, ज्ञान, जब इसकी वर्षा होती है तो पूरी प्रकृति आनंद और उत्सव मनाने लगती है। बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी और मधुर वाणी से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आपको किस प्रकार से दीपदान करना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। नीलम सर, ये जानना चाहेंगे, आज ही से कई सारे शुभ कार्य की शुरुआत होती है, बात चाहे विवाह की हो, बात चाहे गृह प्रवेश की हो या किसी भी शुभ कार्य की। हम सभी के जीवन में एक नया पल आता है। आज ही के दिन से क्यों शुरुआत होती है शुभ कार्य की? ये बहुत सुंदर बात है। दरअसल 4 मास वर्षा ऋतु के रहते हैं, तो ये 4 मास में भगवान शयन करते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं। ऋषि महर्षि सब एक स्थान पर रहते हैं, नदियों का प्रवाह बढ़ जाता है, तो वो वर्षा ऋतु के बाद ये जागरण का काल है। और ये 4 मास के अनंतर जब भगवान जगे हैं तो पूरे संसार में उत्सव गान हो रहा है। उठो देवा, बैठो देवा, पाटकली चटकाओ देवा, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, कुआर के ब्याह करायो देव, ब्याहों के गौने कराओ। जिनका ब्याह हुआ है उनके गौने होने लगते हैं। और ये ऋतु परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, इसीलिए इसको देवोत्थानी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो जाता है। इस समय में बहुत मांगलिक जीवन जीना चाहिए। कहते हैं अनायासेन मरणम। जब कभी जीवन से पूर्णता हो तो अनायास हो, रोग से न हो। बिना दैन्येन जीवनम, बिना दीनता का जीवन हम जिए। देहांते तब सान्निध्यम, और जब पूर्णता हो तो परमात्मा की प्रीति और उनका सानिध्य, सायुज्य प्राप्त हो। और हरि में परमेश्वर मुझे ऐसा प्रदान करें, ऐसा ज्ञान प्रदान करें, ऐसी विद्या प्रदान करें कि हम सब ऐसा कर पाएं। इसलिए आज के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज से ही वैवाहिक कार्य शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से ज्योतिषाचार्य हमारे साथ नीलम त्रिपाठी जी हैं जो बता रहे हैं महिमा आज के दिन की। सर, ये भी जानना चाहेंगे, आज के दिन शाम के समय पूजन करते हैं, पूरा मंडप सजाते हैं गन्ने का और तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। हमारे दर्शकों को बताएं आपकी गन्ना पूजन क्यों की जाती है, इसका महत्व क्या है? दरअसल अभी खेतों में गन्ना तैयार हो जाता है। बिल्कुल। और जब गन्ना तैयार होता है तो भारतवर्ष की परंपरा है कि हम कुछ भी है तो उसे भोग लगाते हैं, परमात्मा को निवेदित करते हैं। और इक्षु रस बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से किया जाता है तो माँ भगवती लक्ष्मी आनंद में उत्फुल्ल हो जाती हैं।
और जो करता उसे धन धान्य से युक्त कर देती हैं। इक्षु रस में, इक्षु में, गन्ने में लक्ष्मी जी का वास होता है। और जैसा इसका मूल भाव यह है कि वो पूरा गन्ना मीठा होता है। व्यक्ति के जीवन को मीठा होना चाहिए और गांठ रहित होना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में गांठ नहीं होती वही पूर्ण जीवन है। हम गन्ने से ये शिक्षा लेते हैं कि देखो गांठ नहीं हो, अन्यथा उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। व्यक्ति में सरलता, विनम्रता, सहजता, स्वाभाविकता, पवित्रता होनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी जी का पूजन, सरस्वती जी का पूजन, माँ भगवती काली का पूजन और तुलसी महारानी को गन्ने के नीचे पधराते हैं, गन्ने का मंडप बनाते हैं और सुंदर चंवर डलाते हैं, उनको सुंदर चुनरी ओढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, भोग लगाते हैं और पड़ोसियों को भी प्रसाद देते हैं। क्योंकि हम प्रसाद का वितरण करते हैं तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता को ही प्रसाद कहते हैं। जिसके जीवन में प्रसाद आता है वहाँ प्रसन्नता अपने आप आ जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से पूजन करनी है और तुलसी मैया को प्रसन्न करना है, खासकर विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आदर्श जीवन के लिए क्या कुछ अपनाना चाहिए, और अगर बात करें आज शाम को जब तुलसी विवाह का कार्य संपन्न करेंगे, पूजन संपन्न करेंगे, तो दर्शकों को कौन सी कथा का श्रवण करना चाहिए या पाठन करना चाहिए? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तुलसी विवाह के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी कन्या का विवाह कराएं। माँ भगवती तुलसी के विवाह से ये अर्थ है कि इस संसार में संबंधों की दूरी हो रही है। अगर हम पारस्परिक मेल जोल के साथ रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, तभी जीवन की सार्थकता है। अन्यथा एकांगी जीवन हो जाता है और एकांगी जीवन में व्यक्ति विमूढ़ हो जाता है, सोच नहीं पाता और अवसादग्रस्त हो जाता है। भारतीय जीवन उत्सव धर्मी जीवन है। हम उत्सव मनाते हैं, वैवाहिक कार्यों को करते कराते हैं, जिससे स्वयं के जीवन में भी आनंद होता है और संपूर्ण प्रकृति में आनंद हो जाता है। इसलिए समस्त राष्ट्रवासियों से आज के दिवस में शुभकामना अर्पित करते हुए मेरी यही भावना है कि आप सरल बनिए, आप उदार बनिए। जिन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं उन्हें गर्म कपड़े प्रदान करिए। जिनके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं है वहाँ तक आप अन्न पहुँचाइए और उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माली पौधे से नहीं कहने जाता कि मैं तुम्हारे पीले पात तोड़ रहा हूँ, बस पीले पात तोड़ लेता है। इसी तरह हम किसी के जीवन का अभाव हरण कर लें, वस्तुतः यह देव पूजा है। हम किसी के जीवन में मांगलिकता का प्रवेश करा दें, वस्तुतः ये देवाराधन है। अपने माता पिता को प्रणाम करें, प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठें, रात जल्दी सोएं और बहुत अधिक मोबाइल इत्यादि का प्रयोग न करें। धैर्यपूर्वक रहें, अपनी आंखों को आराम दें, योग करें और प्रकृति के अनुकूल आचरण करें। ऐसा कोई भी कार्य जिसे करते समय आपका पल्पिटेशन बढ़ जाता है, आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, वो काम न करें। क्योंकि प्रकृति आपको संकेत करती है क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रज्ञा पराधो ही मूलम रोगाणाम, रोगों का मूल प्रज्ञापराध है। इसलिए व्यक्ति करणीय कर्म करे, अकर्म न करे। जब व्यक्ति ये संकल्प लेता है तो अपना जीवन भी सुधारता है और प्रकृति में भी जागरण करा देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत सुंदर विचार सर, और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि समाज के उत्थान के लिए भी हम सभी का फर्ज बनता है कि कुछ करना चाहिए और गुप्त दान का बहुत महत्व है आज ही के दिन। तो आप सभी कुछ ना कुछ ऐसा दान करें जिससे किसी अन्य का जीवन सुधरे। दर्शकों, आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बात करेंगे, पर्यटन सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं मां गढ़कालिका उज्जैन। कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन की सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में
आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन 606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी। गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी की यह सेना 24 घंटे करती है। गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। तो ये तो था हमारा पर्यटन सेगमेंट। दर्शकों, आज की बात में एक और महत्वपूर्ण विषय, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन तेल का स्रोत बहुत ही कम है और सीमित है। और इसी तेल के स्रोत को पेट्रोल और डीजल जो है उससे चलित जो वाहन है उससे कई ज़्यादा गुना प्रदूषण हो रहा है, और इसी को रिप्लेस करने के लिए बिजली से चलित वाहन बनाए गए। इसी पर आज चर्चा करेंगे। बिजली से चलित वाहन और पर्यावरण के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में सेवानिवृत्त प्रोफेसर मैनेट से श्री डॉक्टर आर के मंडलोई जी हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आर के मंडलोई जी आपका। सर, जानना चाहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? बहुत साधारण तौर पर मैं सिंपल बताना चाहूँगा कि जो वाहन ऊर्जा का स्रोत जिसका बिजली हो जी, और वो बिजली, बाकी आपने देखा होगा कि बाकी वाहन जो हैं वो ऊर्जा के दूसरे जो स्रोत हैं वैकल्पिक, उनसे और पेट्रोल डीजल से चलते हैं जी। पर जो
उन सबको फॉसिल फ्यूल्स को हटा के जो वाहन आजकल प्रचलन में लाए जा रहे हैं और लाने की कोशिश की जा रही है, उसको बिजली से चला रहे हैं। और बिजली का स्रोत इन वाहनों को चलाने के लिए बैटरी एक माध्यम है, बिल्कुल। जिसमें बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर के सहारे इन वाहनों को प्रपल्शन मतलब गति दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। पर्यावरण को संरक्षित रखने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्या भूमिका है और इसी को ध्यान में रख के डिज़ाइन की जा रही है बिजली से चलित वाहन। जी, ऐसा है कि ये जैसा हम जानते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है। बाकी जो ऊर्जा के हमारे फ्यूल्स जो हैं, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, कोई भी इस तरह के फॉसिल फ्यूल ले लें तो उनसे हमें एनवायरनमेंट में कुछ प्रदूषण जो है, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो उस बिल्कुल। तरह का प्रदूषण होता है। पर उस प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ और भी अन्य मॉडिफिकेशन जो आज गाड़ियां चल रही है सड़कों पर, जो पेट्रोल डीजल या और किसी सीएनजी गैसेस फ्यूल पे चल रही हैं, उनमें काफ़ी कुछ कोशिश की गई है जिससे कि ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान ना हो। जैसा जिसको आपने देखा होगा यूरो 4, भारत 4, भारत 6, यूरो 6, यूरो 4 स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं पॉल्यूशन के। जी। क्योंकि क्या है, इसमें इस तरह के जो फ्यूल हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो होता है, जो हानिकारक गैसेस का उत्सर्जन होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसको NOx कहते हैं, जी। पार्टिकुलेट मैटर, जो इस तरह के सारे उत्सर्जन होते हैं जो गाड़ी के जो जलने के बाद, ईंधन के जलने के बाद जो धुआं निकलता है उनसे, तो वो उन सबसे निजात पाने के लिए ये जो है सबसे सर्वोत्तम विकल्प है बिजली से चलित वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्योंकि कहीं किसी तरह का हमारा ईंधन इस्तेमाल नहीं होता, बिजली से हम सीधे मोटर, बैटरी से मोटर को चलाते हैं और मोटर जो है वाहन को चलाती है। तो बिल्कुल। इलेक्ट्रिक मोटर और बिजली में कहीं किसी तरह का सीधा उत्सर्जन या हम कह लें कि एनवायरमेंटल को पॉल्यूट करने के लिए कोई सीधा स्रोत नहीं है, जो कि अन्य वाहनों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी या किसी और तरह के वाहनों में होता है। बिल्कुल सर। सर, एक बहुत ही आम सा क्वेश्चन कि जो कार्बन एमिशन होता है उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है डीजल और हमारे पेट्रोल गाड़ियों में, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्बन एमिशन नहीं होता? हाँ, इसको हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ज़ीरो कार्बन इमिशन है। देखिए, मैंने जैसा बताया कि इसमें सीधे तौर पर डायरेक्टली किसी तरह का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इलेक्ट्रिक वाहन से नहीं होता, जी। क्योंकि बैटरी, हमारा बैटरी जो है वो चार्ज करते हैं हम उसके। देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो इस तरह के वाहन हैं वो 2-3 टाइप के होते हैं। तो इनमें सबसे प्रचलित जो है आजकल, जो प्रचलित है बाज़ार में, जो कि जिसका उत्पादन काफ़ी गति से इस देश में किया जा रहा है, कोशिश की जा रही कि और बने, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा आपने देखा होगा, ई रिक्शा, ई व्हीकल, ई स्कूटर। तो ये जो है इनमें सिर्फ डायरेक्ट बैटरी ऑपरेटेड ई व्हीकल्स हैं ये। इसके अलावा और भी हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं, उसके बाद एडवांस और फ्यूल सेल व्हीकल होता है, बहुत सारे और भी हमारे पास अभी आगे स्कोप है इनमें काफ़ी काम करने का, तो और भी आ सकते हैं अच्छे। पर अभी हम जिस स्तर पर अभी चल रहे हैं उसमें ये बैटरी चलित वाहन है, जो कि सीधे बैटरी से ऊर्जा लेके, बैटरी से करंट लेके मोटर को चलाते हैं और मोटर जो है वाहन को चलाती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। दर्शकों, पुनः मैं आपको बता दूं, ये कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम है, आप कॉल करके भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। और हम बात कर रहे हैं बिजली से चलित वाहनों के बारे में, साथ ही साथ पर्यावरण के बारे में। सर, जानना चाहेंगे, साइलेंट एरा की शुरुआत कही गई है ईवीज का इंट्रोडक्शन भारत में, ऐसा क्यों कहा गया? बिल्कुल साउंड नहीं आती है क्या? हाँ, देखिए ना, इस तरह का है जैसे हमारे घर में हम पंखा चलाते हैं जी। जो बिजली से चलता है, और भी कुछ बिजली के यंत्र चलाते हैं, उनमें ज़्यादा कहाँ आवाज़ होती है। बिल्कुल। तो आवाज़ तो ऑलमोस्ट नील रहती है, कोई इस तरह का किस तरह की आवाज़ या जिसको हम कह लें कि नॉइस पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होता जी। और जो भी थोड़ी बहुत आवाज़, हमिंग साउंड होती है वो मोटर की होती है।
बाकी बिजली से सीधा करंट मोटर में जाता है, मोटर घूमती है, मोटर घुमाती है पहिए को, पहिया घूमता है तो गाड़ी चलती है। बिल्कुल। तो कहीं इस तरह की कहीं शोर या आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसलिए इसमें आवश्यक है कि हम ज़रूरत पड़ने पर हॉर्न का सही तरीके से इस्तेमाल है। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा कि पीछे से ऑटो रिक्शा या गाड़ी या कोई स्कूटर आ जाती है बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, और एकदम आपको पता नहीं चलता बगल से आ जाती। तो उसमें लोगों को जागृत सचेत करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम समय समय पर हॉर्न का उपयोग करें, जिसमें लोगों को पता चल जाए कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है। दर्शकों ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं हॉर्न का सही उपयोग करें, क्योंकि ये वाकई में हमारे जो ध्वनि प्रदूषण है इसको काफ़ी कम कर रहा है, लेकिन इससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सर, जानना चाहेंगे कि भारत की अगर बात करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल में की तरफ लोगों का कितना रुझान बढ़ा है? देखिए, रुझान का सवाल ये है तो सबसे ज़रूरी ये है कि इस तरह का पॉल्यूशन जिसमें ये प्रदूषण नहीं फैलाती वाहन, तो जो लोग हमारे देश के और समाज के और शहर के पॉल्यूशन के प्रति जिम्मेदार लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम इस तरह का वाहन चलाएं जिससे प्रदूषण ना हो। बिल्कुल। तो इस तरह की सोच जब है तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग ले रहे हैं और चला रहे हैं, और आपने देखा होगा काफ़ी प्रचलन में आ रहे हैं। और अभी खासकर मैंने देखा कि कुछ प्रदेशों में ई रिक्शा का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। हमारे शहर भोपाल में भी हो रहा है। बिल्कुल। बाकी देश के और हिस्सों में मैं कुछ जगह में गया था अभी वर्तमान में कुछ समय पहले, तो देखा ई रिक्शा का काफ़ी प्रचलन है, और ई रिक्शा से वो पॉल्यूशन नहीं होता, एनवायरमेंटल फ्री व्हीकल है ई व्हीकल्स से। तो ये बड़ा आवश्यक है कि जो लोग जागरूक हैं पर्यावरण की तरफ, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सरकार की तरफ से भी उसमें कुछ अलग अलग प्रदेश की सरकारों ने अलग अलग तरह के अपने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। कुछ कहीं सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं वो खरीद रजिस्ट्रेशन में कहीं एग्जम्पशन दे रहे हैं, रोड टैक्स नहीं लग रहा है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। तो उन सब सुविधाओं के देखते हुए भी लोग जो हैं इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़े। तो जितना हमारा ई व्हीकल चलेगा उतना पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को हम कम कर सकेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये इस तरह के जो छोटे वाहन हैं, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, बस हैं, कारें हैं, ये सब तो ठीक है। हमारा प्रयास ये है होना चाहिए कि हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंटल सपोर्ट करें। बसें और दूसरे और जो वाहन हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं, उनसे भी उनको भी हम इस तरह का उपयोग में लाए ई वाहनों को, कि जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में थोड़ी निजात मिले, कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मंडलोई जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं मंडलोई जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि इलेक्ट्रिक चलित वाहन जो है वो 0% कार्बन इमिशन करते हैं जी, जबकि ऐसा कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज जो निकलता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज, उसका ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो फिर ये कैसे संभव है कि इलेक्ट्रिक चलित वाहन जो है वो 0% कार्बन इमिशन करें? थोड़ा ये बात क्या समझ में नहीं आई, थोड़ा क्लियर करिए प्लीज। बिल्कुल सर। ऐसा है साहू साहब की, ये हम जो है वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जब आप वाहन को इस्तेमाल करते हैं जी। तो उस समय तो इस तरह के पॉल्यूशन उस वाहन से नहीं होते। बिल्कुल। और बाई प्रोडक्ट की यदि हम बात करें या ई वेस्ट की बात करें, इस तरह के तो बहुत इंडस्ट्रियल ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट और कंप्यूटर के ई वेस्ट और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ई वेस्ट, इस तरह के बहुत सारे ई वेस्ट होते हैं जिसमें कि जिनको हम नियंत्रित पॉल्यूशन को, देखिए हम क्या है कंपेयर करें, हम डीजल या पेट्रोल से चलने वाहन को बिजली से यदि हम उसको कंपेयर करें तो बिजली से चलने वाला वाहन वो पेट्रोल डीजल की तुलना में ऑलमोस्ट 0 इमिशन करता है। बाकी जो और प्रोसेसिंग इमिशंस हैं उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, पर इसमें से जो धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट जो फ्यूम्स निकलती हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स के ऑक्सीजन, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब चीज़ें जो एग्जॉस्ट से निकलती हैं उसको हम बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि हम यूरो 6 नॉर्म, यूरो 7 अभी सुना है, और भी आगे यूरो 7 और सब आने वाला है, पर वो फिर भी हम उसको इलेक्ट्रिक वाहन जैसा इमिशन लेवल नहीं ला सकते। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सटीक उत्तर दिया और ई वेस्ट से जुड़ा हुआ ये प्रश्न था। मंडली जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो किस प्रकार से अपने व्हीकल्स का ध्यान रखें, कैसे रख रखाव करें? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा कोई ज़्यादा मेंटेनेंस तो होता नहीं है जी। सिर्फ प्रोपल्शन को लेके उसमें मेंटेनेंस नहीं है। प्रोपल्शन सिस्टम में आता है कि जो गाड़ी को चलाता है, बैटरी से लेके और आपके इलेक्ट्रिक मोटर तक, बिल्कुल। वहाँ तक तो मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता। पर बाकी जो रेस्ट ऑफ द व्हीकल है उसमें तो नॉर्मल पहिया लगा है, वो घूमता है, ब्रेक सिस्टम है, और भी चीज़ें हैं, लाइट है, और बाकी जो मैकेनिज़म्स हैं वाहन के, उनका तो समय समय पर जो है रख रखाव ज़रूरी है। क्योंकि हमारा प्रोपल्शन मेंटेनेंस जो है, जो पहिए को चलाता है, वो उस लाइन में कोई मेंटेनेंस नहीं है, बैटरी से लेके और मोटर तक। पर उसके अलावा जो भी और मैकेनिज़म्स गाड़ी में नॉर्मली काम करते हैं, ब्रेक सिस्टम है, सस्पेंशन है, स्टीयरिंग है, और लाइट है, हॉर्न है, बॉडी है, ये सब चीज़ें हैं, कूलिंग सिस्टम है, ये सब चीज़ें तो थोड़ा मेंटेनेंस इनमें तो रख रखाव और समय समय पर ज़रूरी है। पर उसमें इतना ज़्यादा खर्च नहीं है जितना खर्च जो है पेट्रोल डीजल वाहन में होता है। उसमें एक कारण और है, जब पेट्रोल और डीजल इंजन चलता है तो वो जो है वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, और जब वो वाइब्रेशन अपने इंजन के वाइब्रेशंस क्रिएट करता है तो उन वाइब्रेशन से काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है वाहन में, बिल्कुल। जो कि बिजली चलित वाहन में इस तरह के वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नहीं होते। तो जब बिजली चलित वाहन में ये वाइब्रेशंस नहीं होते, कंपन नहीं होते, तो उससे बहुत तरह के मेंटेनेंस एस्पेक्ट जो हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो कम हो जाती हैं। तो विशेषकर दूसरा, मैं एक चीज़ और आपको आगाह करना चाहूँगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक वाहन को चलाएं तो पूरी चलाते समय पूरी सावधानी रखें, और जहाँ तक बने ये प्रयास रहे कि उससे किसी को टक्कर न लगे, ना आपको लगे और ना आपकी गाड़ी से दूसरे को लगे। तो इस तरह से हम अपने आप को, अपने वाहन को, जनता को, सबको सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए। जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको मेंटेनेंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो पार्ट्स है वो तो वही है जो नॉर्मल व्हीकल्स में लगे होते हैं, बस जो हमारे इंजन से मोटर तक है वहाँ रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। हाँ। सर, ये जानना चाहेंगे, सीएनजी गाड़ियाँ जो रहती हैं उनमें भी रख रखाव की ज़रूरत होती है क्या? जी, देखिए, ऐसा है कि सीएनजी जो है उसमें सिर्फ हम जो है ईंधन का प्रकार बदल रहे हैं। बिल्कुल। हम डीजल या पेट्रोल की जगह कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, और कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि उससे होने वाला जो प्रदूषण है वो डीजल और पेट्रोल की तुलना में बहुत कम होता है। गैसेस फ्यूल में से जो एग्जॉस्ट में प्रदूषण होता है, वेहिकुलर पॉल्यूशन होता है, वो डीजल पेट्रोल की तुलना में कम होता है। बाकी जो है, क्योंकि वो ईंधन का प्रकार बदला है, तो बाकी जो मेंटेनेंस है या बाकी चीज़ों की ज़रूरत है रख रखाव की, वो तो पेट्रोल डीजल में जिस तरह की होती है उसमें भी उस तरह की होती है। बल्कि जो गैस से जो वाहन चल रहे हैं जी। उनको गैस नियंत्रित करने वाला जो मैकेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूटर और सब बाकी सिस्टम लगा रहता है, उसका रख रखाव बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ा रख रखाव ये है कि उसमें ये देखें कि गैस कहीं से लीक नहीं हो रही हो। बिल्कुल। जो गैस से चलने वाले वाहनों हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमें गैस के लीकेज पर ध्यान रखना है कि कहीं हमारी गैस लीकेज कहीं नहीं हो रही हो, वरना वो एक दुर्घटना का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो सीएनजी गाड़ियाँ चलाते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि गैस कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए। सर, हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में जानना चाहेंगे। ईवी की हाइब्रिड गाड़ियाँ भी आई हैं, जी हाँ उसके जी। बारे में आप दर्शकों ऐसा है को कि हमारे यहाँ हमारे देश में ही हाइब्रिड वाहन बहुत प्रचलित नहीं है, जी, और ये जो पार्शियल हाइब्रिड आपने देखा होगा आजकल पीछे हाइब्रिड स्टिकर लगा रहता है गाड़ियों पे, बिल्कुल। तो वो हाइब्रिड जो है दैट इज़ नॉट फुल्ली हाइब्रिड। वो हाइब्रिड में कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें दी है, जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जैसे आप ब्रेक जब लगाते हैं तो वो ऊर्जा पैदा करता है, और वो ऊर्जा जो है बैटरी में जाती है और बैटरी को चार्ज करती है, उसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। जी तो सर। इस तरह के जो सेमी हाइब्रिड कैटेगरी हैं, एक्चुअल हाइब्रिड में ये होता है कि आपके पास एक इंजन भी है और एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी है। तो इस तरह के जो हाइब्रिड हैं, मिक्स्ड हाइब्रिड, तो उस तरह के जो हाइब्रिड हैं वो ज़्यादातर पब्लिक विदेशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं। जो बसें वहाँ चलती, सिटी बसेस चलती हैं, वो जो हैं वो डुअल हाइब्रिड सिस्टम है उससे चलती हैं, जिसमें पैरेलली दोनों चीज़ें होती हैं, इंजन भी होता है और आपकी बैटरी सिस्टम, बैटरी प्रोपल्शन सिस्टम भी होता है। उसमें फ़र्क ये रहता है कि ऊर्जा सीधे इंजन से वाहन चलाने को नहीं ली जाती, ऊर्जा उस इंजन से जनरेटर जुड़ा होता है, और उस जनरेटर को चलाने के लिए वो फ्यूल इस्तेमाल होता है, और फ्यूल से जब जनरेटर बैटरी चार्ज करता है, उसमें जो ग्रिड सिस्टम रहता है वो चार्ज होता है, उससे वो वाहन चलता है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह का ज़्यादा होता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं। आपने देखा कि आजकल जो वाहन है वो भी प्लग इन चल रहे हैं, चार्जिंग से आप घर में प्लग लगा कर रात भर चार्ज कर दीजिए, गाड़ी चलेगी। वो प्लग इन हाइब्रिड भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपको बैटरी से भी चला सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ने पर आप अन्य जो स्रोत हैं ईंधन के, उससे भी चला सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। सर, प्लानिंग के बारे में जानना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ईवी का ज़माना आने वाला है, जो फ्यूचर है वो ईवी का ही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ईवी रखते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है चार्जिंग। बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल देश में चार्जिंग के इतने हमारे पॉइंट्स नहीं हैं, जो कि आने वाले दिनों में शीघ्र जो है आपको सुलभता से उपलब्ध होंगे पेट्रोल पंप्स पे, हाईवेज पे और जगह जैसे विदेशों में है ना, शॉपिंग मॉल्स में जी। और काफ़ी जो जगह पब्लिक प्लेसेस जो हैं उनमें आपको इस तरह के चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, जो कि नॉमिनल कॉस्ट पर आपकी वाहन को चार्जिंग करेंगे। उसमें चार्जिंग में अभी एक समस्या और है, जो कि आपको अभी लॉन्ग टर्म चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें अभी काफ़ी रिसर्च की जा रही है कि उसको लॉन्ग टर्म चार्जिंग को कम करके रैपिड चार्जिंग कैसे की जाए। जी। रैपिड चार्जिंग से, जिसमें आपने जैसे पेट्रोल भराते हैं, आपने 10 मिनट में पेट्रोल भरा है, चल दिए, ऐसे 15 मिनट में चार्ज करिए और आप चल दिए। इस तरह का जो है सिस्टम पर अभी काफ़ी काम चल रहा है, उसमें काफ़ी ज़रूरत है। उसमें सबसे ज़रूरी है बैटरियों की डिज़ाइन, और बैटरी डिज़ाइन और बैटरी के जो पूरा सिस्टम है, और उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, उस ट्रांसफॉर्मेशन पे काफ़ी रिसर्च अभी चल रही है, काम चल रहा है, इम्प्रूवमेंट डे बाय डे हो रहा है। बिल्कुल। बहुत अच्छे से सर आपने बताया कि ईवी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है पर्यावरण को संरक्षित रखने में, साथ ही साथ किस प्रकार से आप ईवी का ध्यान रख सकते हैं और किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर.के. मंडलोई जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दी। बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण बात, आज हमारे मेहमान में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं योगा ट्रेनर से। हमारे साथ हैं सुश्री मन तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मन आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। मन, जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप योगा से जुड़ी? योगा से मैं एक्चुअली बचपन से जुड़ी हुई हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग नाम की, जो श्री श्री रविशंकर जी चलाते हैं, उनके अंडर में है। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से ही थी, क्योंकि मेरी माताजी भी उसी में ही हैं, उसी में एक्टिव हैं। तो स्कूल टाइम में भी मुझे स्पोर्ट्स और डांस का बहुत शौक़ था, और अभी भी है। बिल्कुल। तो
उस चीज़ ने मुझे और आगे बढ़ाया, इंटरेस्ट आया मुझे उस चीज़ में। उसके अलावा बिल्कुल। मैं जॉब करती थी, मैंने अपनी जॉब करके देखी, मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग और कॉलेजिंग यहीं से ही, भोपाल से ही की है। तो जॉब में मुझे वो खुशी नहीं मिली कभी। बिल्कुल। मेरे मेंटल स्टेट बहुत डाउन हो रहा था, मैं खुश नहीं थी उस चीज़ से। जी। वो 9 to 9 वर्क करना सुबह से शाम तक बहुत हेक्टिक हो गया था वो चीज़। तो मुझे समझ में आया कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिल्कुल। और मेरा शरीर मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, मैं जो करती हुई आ रही हूँ वही मुझे करना है। मेरी मदर को देख के, क्योंकि वो प्रैक्टिस भी करती थी योगा को, जी। और मेरी सीनियर टीचर हैं सोनू जी, उनको देखकर उनकी जो नॉलेज सेशंस होते थे उसके थ्रू मेरा इंटरेस्ट और जगा और आज मैं आप लोग के सामने हूँ। बिल्कुल। योगा से कैसे बदलाव आया आपके जीवन में और कितना महत्वपूर्ण है योग हमारे जीवन में? आजकल आपने सुना होगा लोगों को बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, और आजकल लड़कियों को सबसे पहले पीसीओडी की बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। बिल्कुल। उस चीज़ को क्योर करना, उस चीज़ से आगे बढ़ना, ये अभी मैं लोगों को सिखा पा रही हूँ। और इसके अलावा जैसे मैं जॉब का अपना बता रही थी जी। तो उसमें जब आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगता है तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप सोचते हो कि ये चीज़ कैसे अच्छी होनी चाहिए, मैं कैसे और आगे बढ़ूं। क्रिएटिविटी आपकी ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल। कुछ लोग उस चीज़ में एक्सेल कर लेते हैं, पर कुछ लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी लगती है, जिसमें से मैं उसमें से एक हूँ। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की आप बात कर रही हैं, आप योगा क्लासेस भी लेते हैं। जी। क्या किसी व्यक्ति को योग करने के लिए योगा क्लासेस ज्वाइन करना ज़रूरी है? इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सही गुरु, सही योगा इंस्ट्रक्टर अगर आपके सामने हैं, आपको अच्छी गाइडेंस मिले, बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, योगा करने के लिए आप एक इंस्ट्रक्टर के अंडर में काम करें, उनके अंडर जाके योगा सीखें। क्या है, अलग अलग तरीके के नॉलेज होते हैं उसमें। जी। वो बहुत वाइड है योगा। बिल्कुल। मतलब हमारे प्री वैदिक एरा से चलते हुए आ रहा है अभी तक। बिल्कुल। हमारे जितने पिछले गुरु रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, और अभी भी हमारे जो गुरु हैं, बाबा रामदेव जी, सदगुरु जी, श्री श्री रविशंकर, बिल्कुल। ये सभी लोग उस चीज़ को और आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जी। तो आदर्श तौर पर एक आम व्यक्ति को कौन कौन से योगासन अपने जीवन में अपनाना चाहिए? सूर्य नमस्कार मुझे पर्सनली बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि आप सूर्य नमस्कार जब करते हैं ऑब्वियसली एक इंस्ट्रक्टर के अंडर, क्योंकि सूर्य नमस्कार में भी बहुत तरीके की संपूर्ण बेनिफिट भी आसन होते उसमें हैं। सम्मिलित रहते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है। संपूर्ण जी। आसन रहते हैं उसमें, और वो आप मंत्रों के उच्चारण से भी कर सकते हैं, जो आपके जो 6 चक्रा होते हैं आपके बॉडी में, उस पर वर्क करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर ऐसा कहा जाता है कि आप 6 से 12 अगर आप राउंड कर लें सूर्य नमस्कार के, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और बस गाइडेंस के अंदर, इसलिए क्योंकि जो उसके बेनिफिट्स हैं वो भी आपको पता चलें, और जो चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल, वो भी आपको पता पड़े। बिल्कुल। संतुलित आहार कितना महत्वपूर्ण है? डाइट की अगर बात करें, योगा के साथ साथ डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट हमारी आयुर्वेदा पे चलती है। ऐसा कहा जाता है कि इतना सा जो हाथ है ना अपना, उसमें पूरा खाना अपन को खाना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कि हम ऊपर तक भर लें, जी। हमारा खाना इतना ही रहना चाहिए। बिल्कुल, ये जीवन का मूल मंत्र है जो कि हमें मन दे रही है कि इतना ही खाना हमें आहार लेना चाहिए, वो संपूर्ण होता है। बिल्कुल। जिसमें वात, पित्त, कफ भी मैटर करता है बहुत, और हर तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। सोच समझ के खाना चाहिए। जैसे आजकल लोग कुछ भी उठा के खा लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होता, पर वो आपको इमोशनली बहुत
नीचे ले जा रही होती है। बिल्कुल। तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे किसी को कुछ बोलते हैं, आप गुस्से में हैं, क्रोध आ रहा है आपको, या आप बहुत खुश हैं, तो वह आपके खाने पे भी बहुत निर्भर करता है, जिसको हमारे पतंजलि जी ने बहुत अच्छे से बताया है। जी। महर्षि पतंजलि जी ने, जिसमें आयुर्वेदा और हमारे वैदिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से वर्णन किया गया। बिल्कुल, थोड़ा से आयुर्वेद के बारे में भी हमें मन बता रही हैं। मन, अगर देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है जिमिंग की तरफ, या बात करें वर्कआउट, बहुत तरीके के वर्कआउट्स कर रहे हैं लोग वजन कम करने के लिए। तो क्या फ़र्क है जिमिंग में और योगा में? जिम एलोपैथिक दवाई और योगा आयुर्वेदिक दवाई। बहुत ही सुंदर जी। तो जिम आपका एलोपैथिक कैसे हुआ, वो आपको बिल्कुल तेज़ ही में आपको रिजल्ट्स देगा। आपको योगा तेज़ नहीं पर स्लो, एकदम आयुर्वेदिक दवाई की तरह आपकी रूट पे काम करेगा। बिल्कुल। अगर कोई आपको कोई बीमारी है जी। तो वो आप उस चीज़ पे काम करेगा। जबकि जिम में आप मशीन्स उठाते हैं, हो सकता है कि अगर आपने वो मशीन गलत यूज़ करी हो तो वह आपको किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाए, बट अगर आप योगा करेंगे तो वह आपको वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और हमने देखा था कि पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू योगा वर्कआउट चालू किया। जी। हमें अच्छी जगह से योगा करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। बिल्कुल सही बात कही आपने। कई बार जैसा आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन योगा सीखते हैं या जिमिंग सीखते हैं और उनको कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो जाती है। योगा किन लोगों को नहीं करना चाहिए और कौन कौन से आसन नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं तब नहीं करना चाहिए? योगा एक ऐसी चीज़ है जो आप छुटपन से लेके, बचपन से लेके बड़े भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि योगा सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो खड़े हैं, जो खड़े होकर व्यायाम कर पाएँ। बिल्कुल। तो कोई भी कर सकता है योगा, क्योंकि योगा बहुत ब्रॉड है। बिल्कुल। उसमें आपका प्राणायाम आता है, आपके थोड़े व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम आते हैं, स्थूल व्यायाम आते हैं। इसके अलावा आपका मेडिटेशन आता है। सब लोग अभी मेडिटेशन के थ्रू और सजग हो गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप योगा नहीं कर सकते। यही लोगों का भ्रम है कि आपको जैसे लड़कियों के पीरियड्स के दौरान उनको बोला जाता है नहीं आप योगा नहीं कर सकते, या उनके मन में ऐसा रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ आसन्स रहते हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए उस दौरान, जिससे वो चीज़ उल्टी ना हो जाए या वो चीज़ गलत इम्पैक्ट ना आपकी बॉडी पे कर दे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का क्योर हमारे योगा में ही दिया हुआ है। डायबिटीज़, अगर आपको डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, या बहुत सारे जो कैंसर पेशेंट भी हैं वो भी योगा से बहुत चीज़ें रिड्यूस कर पाते हैं। बिल्कुल। अस्थमा वगैरह भी आपके योगा से रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे अस्थमा के लिए सबसे बेस्ट आसन है अगर हम उष्ट्रासन करें। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। मैं सूर्य नमस्कार की बात कर रही थी। सूर्य नमस्कार में 7 तरीके के आसन्स होते हैं जिनको 12 स्टेप में किया जाता है। उसमें कई आसन ऐसे होते हैं जैसे सूर्य नमस्कार हाई बीपी वाला इंसान नहीं कर सकता जी। या उनको थोड़ा कम पेस पे, मतलब धीरे धीरे करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कम कि होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। बिल्कुल। आप बिल्कुल व्यायाम कीजिए, आपका शरीर चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैंने आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया कि योग कितना महत्वपूर्ण है, योगा कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद मन तिवारी आपका। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।